एक बार आवाज आ रही है कि सब बताओगे? एक बार वॉइस चेक कर दो, पीके लिख दो, पीके। चलो बहुत बढ़िया। तो आवाज भी आ रही है और मैं दिखाई भी दे रहा हूं क्या भाई? है भाई? मैं दिखाई दे रहा हूं कि एक बार बताएगा कोई? ओहो बहुत बढ़िया, अरे वाह। चैट दौड़ क्यों नहीं है भाई पर इतनी तेज? क्या हो गया तुम्हें आज? हाँ भाई, क्या क्या खा के आए हो? क्या हो गया? काहे इतनी तेज चैट दौड़ा रहे हो? रुक जाओ। क्या बात है, क्या बात है। क्या ठंड का मौसम हो चुका है एकदम। वो वाली ठंड आ गई है। इस ठंड को ना मैं बोलता था जहरीली ठंड। क्यों बोलता था इसको जहरीली ठंड? उसके पीछे का ना एक बहुत बढ़िया रीजन था। इसमें क्या होता है ना, इस ठंड में मैं तुम्हें एक बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। हम सोचते तो हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, हम पूरा टाइम टेबल भी बनाते हैं, हम ये भी सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पर पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ? बिस्तर में, बेड में, आराम से कंबल में लेटे लेटे। थोड़ी ही देर बाद एक चैप्टर पढ़ते से ही नींद आने लगती है और कुछ समय बाद बस गायब, है ना, अंदर, और तुम सो जाते हो। होता है ना ऐसा? ठीक है। होता है ना ऐसा? बताओ भाई। क्या बात है, हाँ भैया होता है, होता है, होता है। क्या करूं वो? वॉइस का क्या करूं? क्या बोल रहे हैं बच्चे? बच्चों कौन सी वॉइस? चलिए बहुत बढ़िया। चले भाई, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। अगर सब बढ़िया है तो अपन स्टार्ट करा जाए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे क्योंकि आज हमें इस पूरे चैप्टर को समाप्त करना है। इस चैप्टर बड़ा ही सिंपल चैप्टर है और इसके एनवाईक्यू जो है वो आपको ऑलरेडी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप ऐप पे जाके एनवाईक्यू तो डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लेना, है ना, आज ही इस सेशन के बाद कर लेना या फिर कल दिन में कर लेना, जैसे आपको वक्त मिलता है। बट बड़ा सबसे सिंपल चैप्टर अगर मैं बोलूंगा ना केमिस्ट्री की क्लास 10th का, तो यही है। इससे आसान चैप्टर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। सवाल कहां से आना है, किस प्रकार का आना है, वो भी बता दूंगा, पूरे चैप्टर को रिवाइज भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पी के हिट्स क्या बोल रहा है। पी के हिट्स ये बोल रहा है बेटा, सबसे ज्यादा सवाल आने वाले हैं एक तो पीएच स्केल से, है ना। पीएच स्केल का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सॉल्ट वाला पोर्शन है उसमें से क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पीओपी, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पीके हिट्स के अंदर वैसे ही मिल जाते हैं। तो ये रहे हमारे पीके हिट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये हमारे पीके हिट्स हैं। हाँ बेटा डल चुका है। हाँ जी बेटा, एनवाईक्यू ऑलरेडी डल चुका है, जाकर देख लेना। ठीक है, जाकर देख लेना। ओके जी, ओके जी, ओके, ओके, ओके। चलो आ जाओ, आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। अब अपन एक बार स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो देखो, एसिड की डेफिनेशन, बेसिस की डेफिनेशन, इंडिकेटर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, पीएच स्केल और सॉल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा जो टॉपिक आता है वो आता है सॉल्ट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और हम ज्यादा टाइम इसी ही टॉपिक पर लगाएंगे। बाकी के सारे टॉपिक्स बड़े सिंपल हैं, आसान हैं, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहां पर हम जल्दी जल्दी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओहो, एसिड बेस, दो ऑप्शन, क्या शुरू करें? एसिड के साथ, एसिड पे क्लिक कर दो भाई। चलो एसिड के साथ स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है बेटा? बेसिकली एसिड वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि H प्लस आयंस को डोनेट करते हैं, H प्लस आयंस देते हैं। देखो एसिड की दो डेफिनेशन, या तो तुम ये बोल दो एसिड आर दी सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटोन, है ना, या तो वो प्रोटोन को डोनेट करते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एसिड आर दो सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट H प्लस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी में डालती एसिड क्या होता है? एक आयन होता है H प्लस आयन। तो जैसे ही आप एसिड को पानी में डालते हो ना तो ये H प्लस आयन देने लगता है ना। डिसोसिएट, ये शब्द याद रखना। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? टूट जाना। यानी एसिड जो है पानी में डिसॉल्व होते ही टूट जाता है, किसके अंदर? आपके आयंस के अंदर। कौन सा आयंस के अंदर बेटा? देख ले, देख ले बेटा, कौन सा आयन की बात कर रहा हूं? आयन है आपका, आपका H प्लस आयन। बताओ। डन, डन, ऑल गुड, है ना। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्या लिख रहे हैं बच्चे? क्या हो गया आज? एक तो तुम पता है
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? तुम लोगों की चैट बड़ी डिस्ट्रैक्ट करती है, कभी कभार मन करता है तुम्हारी चैट ना बंद कर दूं, ऐसा मन करता है मेरा कभी कभार, और फिर मैं करता नहीं हूं बस, है ना, मेरा ऐसा मन करता है कभी कभार तुम्हें तुम्हारी चैट वैट एकदम बंद कर दूं। ठीक है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है इतना। देखो भाई आगे आते हैं, अगला क्या है, ये अपना एसिड हो गया। अब देखो एसिड की डेफिनेशन हमें समझ आ गई। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है? एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, यानी एसिड खट्टा होता है, टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा होता है। उसके अलावा एक लिटमस पेपर होता है ना, उस लिटमस पेपर को क्या कर देता है आपका एसिड, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। याद रखेंगे, लिटमस पेपर होता है एक जिसको ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। कौन? आपका एसिड। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है इसके? एसिड के हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 होता है, सिट्रिक एसिड। अब यहां पर ना एसिड के अंदर एक पोर्शन है जो कि आपको ध्यान से याद करके जाना है पेपर के अंदर, क्योंकि उनमें से सवाल पूछा जाता है। वो पोर्शन क्या है? वो पोर्शन है नेचुरल एसिड्स। कुछ ऐसी एसिड जो कि हमारे फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब में मिलती है, उन सब के नाम याद करके जाने हैं। जैसे कि देखो सबसे पहला आ जाता है आपका विनेगर। विनेगर आपने अपने घर में देखा होगा। उस विनेगर के अंदर होती है कौन सी एसिड? उसके अंदर होती है एसिटिक एसिड। ठीक है, आप जो ऑरेंज खाते हो उसके अंदर होती है सिट्रिक एसिड। सर्दियों में तो ऑरेंज बहुत खाते हो गए, है ना, उसके अंदर होती है सिट्रिक एसिड। एक होती है आपकी टेमरिंड, वो क्या होती है? वो होती है आपकी टार्ट्रिक एसिड। क्या होता है उसके अंदर? टार्ट्रिक एसिड। और टोमेटो जो आप खाते हो उसमें होती है ऑक्सैलिक एसिड, है ना। ये चारों के चारों एसिड, और इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, मतलब करने हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डन। अब देखो ये कुछ एग्जांपल हो गए, उसके अलावा और भी कुछ एसिड बताता हूं। जैसे कि आपका जो मिल्क होता है, मतलब जो कर्ड होता है, कर्ड जो दही आप जमाते हो, उसके अंदर होती है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लेमन जो होता है आपका, नींबू, उसके अंदर होती है सिट्रिक एसिड। आपकी जो एंट की स्टिंग होती है, यानी आपकी कुछ चीज काट जाती है ना, मधुमक्खी काट जाती है, ये सब जब भी काट जाते हैं ना, तो इनके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, है ना। कौन सी एसिड? मिथेनोइक एसिड। अच्छा कंफ्यूज मत हो ना, कहीं कहीं बुक्स के अंदर फॉर्मिक एसिड भी लिखा जाता है, तो वो फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड बेटा दोनों सेम ही होती हैं, समझ रहे हो। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड आर बोथ सेम। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये कुछ और है, वो कुछ और है, ये कुछ, अरे नहीं, दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं, दोनों सेम टू सेम, भाई भाई, जुड़वा जुड़वा। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड और आपका मिथेनोइक एसिड। ठीक है, डन। एक बच्चा लिख रहा है, आह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार। क्या बात है, क्या बात है? और कुछ तेरे को मारूंगी मैं, है, पेपर आ गए हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, तुम्हें खौफ नहीं है बिल्कुल भी, है, माता पिता का तो बिल्कुल खौफ नहीं है तुम्हारे अंदर कि भाई अगर नंबर नहीं आए तो पिताजी की चप्पलें खानी पड़ेंगी, डंडे खाने, नहीं, हमें तो वहां टमाटर, आह टमाटर बड़े मजेदार करना है चैट के अंदर। बहुत बढ़िया। देखो भाई बेसिस की बात करते हैं। व्हाट आर दी बेसिस? बेसिस एकदम अपोजिट है, ये वो होते हैं जो कि प्रोटॉन को लेते हैं, यानी एक्सेप्ट दी प्रोटॉन, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इनटू OH नेगेटिव आयन। अब ये OH नेगेटिव आयन होता है ना, ये OH नेगेटिव, इस आयन को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या होता है आपका जो बेस होता है वो जब भी पानी में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर क्या हो जाता है बेटा? वो डिसोसिएट हो जाता है। क्या ये बात हमें यहां तक समझ में आई? जल्दी बताओ। आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट होता है बिटर, यानी कड़वा। साबुन, साबुन गया मुंह में, है? नहाते हो, नहाते हो, नहाए हो कभी? साबुन नहीं गया मुंह के अंदर? नहीं भैया हमारे तो नहीं गया। झूठ, गया तो है, झूठ बोल रहा है। साबुन नहीं गया कभी मुंह के। वो क्या है? बेस। कैसा टेस्ट होता है? कड़वा होता है ना, कड़वा सा टेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्या है? बेस फील स्लिपरी, ये हमें पता ही है। इसका लिटमस पेपर पे टेस्ट क्या होता है? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये हमें क्या करते हैं? ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो गए। अब बेसिस के एग्जांपल क्या है? अलग अलग बेसिस हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो माना जाता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। उसके अलावा और भी होते हैं। अमोनिया एक तरीके का बेस है, बेकिंग सोडा एक तरीके का बेस है, ऐसे बहुत सारे बेस आपके हो रहे होते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? तो बता दो।
जल्दी बोलो, क्या है बात क्लियर? डन 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 डन। एक मिनट ना, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ा जाए। यहां तक बच्चों को समझ आ गया है ना? बहुत बढ़िया है। अब अपन बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स की, कि भैया क्या इंडिकेटर क्या चीज होती है, ये क्या भला है? तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने रंग को बदल लेते हैं। जैसे बेटा उसने रंग को बदला, वैसे ही इंडिकेटर भी रंग को बदलते हैं, बट उसने रंग गलत तरीके से बदला था, इंडिकेटर सही तरीके से बदलेंगे तो इंडिकेटर इज बेटर देन। ठीक है, इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को बदल लेते हैं व्हेन ट्रीटेड विद बेस और एसिड, जो कि हमें ये बताते हैं कि जो कंपाउंड है वो एसिड है या फिर वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड है बेस। ठीक है, तो अब कुछ प्रकार के आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर मैंने आपको क्या बताया, एसिड क्या, अगर ब्लू लिटमस है रेड में कन्वर्ट कर देगा, अगर रेड लिटमस है तो बेस के अंदर ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर कुछ बदलाव नहीं होगा। अगला देखो फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा, ये कलरलेस। जब एसिड इसके अंदर डालते हैं तो एसिड के अंदर ये कलरलेस ही रहता है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। बट जैसे ही मैंने इसके अंदर बेस डाला, रंग यहां पर बदल जाएंगे, रंग बदल जाएंगे, पिंक कलर का इसका टोन हो जाएगा। अगला देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। नाम में ही ऑरेंज है तो कलर भी कैसा होगा, ऑरेंज होगा। जैसे ही एसिड इसके अंदर डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, बट जब हम इसके अंदर बेस डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। अगला है टर्मरिक पेपर। टर्मरिक देखिए कैसा कलर होता है, येलो। हाँ, तो टर्मरिक पेपर का कलर कैसा होगा, येलो। अब ये जो टर्मरिक पेपर होता है ना, एसिड के अंदर तो सेम रहता है, बेस के अंदर ये भी बदल जाता है, रंग कैसा हो जाता है, रेड कलर का इसका कलर हो जाता है। ठीक है, ये याद रखने बेटा, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स याद होने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं इंडिकेटर भाई, बिल्कुल आ सकते हैं। कोई पूछने की बात है क्या, ये कोई पूछने की बात है? बताओ। जी बिल्कुल 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 आ सकते हैं। तो सारे के सारे याद करना है ना। अब इसमें सवाल कैसा आएगा, ऐसा सवाल आ जाएगा, एक कंपाउंड है एक्स, ठीक है, उस कंपाउंड को क्या करा, उसको एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोप्थिलीन, उसके अंदर उस कंपाउंड को डाला गया, तो जो फिनोप्थिलीन का कलर था ना, वो कलर बदल गया, उसका रंग बदल गया, और उसका रंग जो था वो कैसा हो गया, फिनोप्थिलीन का रंग हो गया पिंक। तो तुम्हें अब यह बताना है कि जो एक्स था ये एसिडिक है या ये बेसिक है, जल्दी बताओ क्या लग रहा है, फटाफट से चैट के अंदर जल्दी बताना भाई। बहुत बढ़िया, सब लिख भी रहे हैं, कैसा है, बेसिक। बहुत बढ़िया। क्यों है बेसिक, क्योंकि भाई फिनोप्थिलीन का कलर जो होता है वो होता है कलरलेस, एसिड के अंदर कलरलेस ही रहता है, बट बेस के अंदर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो यानी क्या होगा, एक्स जो होगा वो बेस होगा। ऐसे एक्स वाई करके सवाल आ जाते हैं, है ना। मान लो मिथाइल ऑरेंज का एक सवाल आ जाए कि एक एक्स एक कंपाउंड है, उसका एक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, उसके मदद से उसका एसिडिक टेस्ट हुआ है, और जो कलर है ना, कलर, वो कलर कैसा हुआ, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो रेड हो गया। तो अब मुझे बताओ वो एसिडिक था या बेस था, कैसे बताओगे, बताओ आंसर। तो इसका भी दे दो आंसर, इतना दे दिया है तो मिथाइल ऑरेंज वाले का भी दे दो। अरे यार तुम भूल जा रहे हो, टेबल अभी दिखाई थी, मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या करता है, रेड एसिडिक सोल्यूशन के अंदर देता है, ना कि बेसिक के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो हो गए कुछ क्या आपके इंडिकेटर्स। अब ना एक अलग टाइप के इंडिकेटर भी होते हैं जिनका नाम होता है क्या, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब देखो ऑल फैक्ट्री याद करने की टेक्निक क्या है, फैक्ट्री, फैक्ट्री से क्या आता है बेटा, फैक्ट्री से आता है धुआं, धुएं में होती है स्मेल, पोल्यूशन। तो यानी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होंगे जो कि अपने स्मेल को बदल देंगे, जो कि अपनी स्मेल को बदल देंगे जब एसिड या बेस उनके सामने आएगा। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस हु स्मेल चेंजेस, क्या बदल जाती है इनके, इनके रंग नहीं बदलते, इनकी स्मेल बदलती है, और तब हम इन्हें बोलते हैं क्या, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है वनीला एक्सट्रैक्ट, एक है आपका क्लोव ऑयल, उसके अलावा एक अनियन, अनियन जो आपके घर में प्याज काटी जाती हैं। अब ये कैसे अपनी सुगंध को बदलते हैं, अपनी खुशबू को बदलते हैं, अपनी स्मेल को बदलते हैं, देखते हैं। एक ट्रिक जान लेना,
एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इनमें से कोई भी इंडिकेटर अपनी स्मेल को नहीं बदलता, बट जब भी बेसिक आएगा तो ये सारे के सारे इनकी जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है। जैसे कि प्याज की एक स्मेल होती है, अगर आप बेस रख दोगे ना प्याज के पास, बेस जो होता है आपका, उसकी मदद से आपकी प्याज की स्मेल गायब हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना, चाहे आपका अनियन एक्सट्रैक्ट हो, चाहे आपका वनीला एक्सट्रैक्ट हो, चाहे आपका क्लोव ऑयल हो, फर्क नहीं पड़ता। एसिड के अंदर सबकी स्मेल सेम रहती है और बेसिस के अंदर क्या हो जाती है, सबकी स्मेल गायब हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? गायब हो जाती है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अइला जादू, स्मेल गायब हो गई है, अइला जादू। चलिए भाई, आओ भाई, ये देखो, एक तो ये फोटो क्या है यार, ये क्या फोटो लगाई है यार, है इसका, इसको ट्राई कर। ऐसी फोटो लगाई है। क्या फोटो लगाई है यार, एक्टिंग करवाते हैं मुझसे। तो ये पीपीटी वाले कितनी एक्टिंग करवाते हैं मुझसे, मेरे को एक्टर बना के छोड़ेंगे। मैं एक्टर बन जाऊंगा बेटा, पर तुम्हें फिर पढ़ाएगा कौन? दिक्कत की बात तो ये है। मैं तो बन जाऊं, मुझे पढ़ाए, तुम्हें कौन पढ़ाएगा? पास कौन कराएगा? पेपर कौन बताएगा? पेपर नहीं, पेपर नहीं बताता मैं तुम्हें। ठीक है, देखो, अच्छा, एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी अपन ने वैसे पहले चैप्टर के अंदर भी देखी थी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, इस एक्टिविटी के अंदर आपका हम जिंक के ग्रैन्यूल्स लेते हैं। ठीक है, जिंक के ग्रैन्यूल्स लेते हैं और यहां पर हम एसिड लेते हैं। एसिड कौन सी लेते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिंक लिया मैंने, जिंक के साथ H2SO4 की रिएक्शन कराई, यानी ये क्या है, ये एक मेटल है और ये क्या है, ये एक एसिड है। जब मैं रिएक्शन कराता हूं तो पता क्या होता है, ZnSO4 बनता था और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती थी। और हाइड्रोजन गैस को मैं चेक कैसे करता था? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता था? सोचो सोचो सोचो, पॉप साउंड टेस्ट। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन गैस के पास से एक माचिस की तिल्ली लेकर आ जाऊं, मैच स्टिक लेकर आ जाऊं, तो वहां धमाके होने लगेंगे, टक 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 आवाज आने लगेंगी। यानी ये क्या होता है, पॉप साउंड आने लगता है। और हाइड्रोजन टेस्ट का नाम यही होता है बेटा, पॉप साउंड टेस्ट, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, बताओ। चैट इज नॉट विजिबल, चैट बेटा प्राइवेट होंगी ना, तो इसलिए विजिबल ही नहीं होंगी, है ना? चैट प्राइवेट होंगी तो इसलिए विजिबल नहीं होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखो बेटा, अब अगर हम बेसिकली बात करें तो सारे मेटल सारी एसिड के साथ कैसे आखिर रिएक्ट करेंगे, आखिर क्या होगा उनका तरीका रिएक्ट करने का? तो सिंपल सी एक नोटेशन आप लिख सकते हो कि एवरी एसिड रिएक्ट विद एवरी मेटल इन अ सेम प्रोसेस। क्या होगा? एक तो सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे कि इस केस के अंदर क्या हुआ था, Zn प्लस H2SO4 ने ZnSO4 बनाया, जो कि एक प्रकार की क्या थी, सॉल्ट थी। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? क्या हो गया? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या निकला आपका? साथ साथ में एक हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल गई। हाइड्रोजन गैस की टेस्ट क्या होती है? पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो, क्या यहां तक एकदम सब कुछ डन 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 है? समझ में आया है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो। अब अगले इसके जो पता है, इसका जो अगला चैप्टर है ना, उसके अंदर हम एक चीज और पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूं, वैसे वो अगले चैप्टर की है। कि पता क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये सारे मेटल नहीं देते, है ना? मतलब ये सारी एसिड्स नहीं देती। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कुछ कुछ एसिड दे देती हैं, बट कुछ कुछ जो एसिड्स होती है ना, वो ऐसे आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं देती। ये नोटेशन एकदम सही है। बट एक आपकी एसिड होती है जो एक गुंडा है, उस गुंडे का नाम है आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। किस किस को पता है? वैसे अगले चैप्टर का टॉपिक है, बट अभी बता रहा हूं ताकि अगले चैप्टर में कंफ्यूजन ना हो। HNO3 नाइट्रिक एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद अ मेटल। जब भी मेटल के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं वो नहीं देता, वो कहता है ओह मैं नहीं दूंगा। ठीक है, वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन नहीं देता, वो डायरेक्टली पानी दे देता है, H2O दे देता है वो। ठीक है, H2O दे देता है ना? H2O दे देता है, याद है सबको? किस किस को याद है? हाँ, पर दो गुंडे आए और उन दो गुंडों ने बोला अच्छा क्या तू तू हाँ क्या तेरे से बात कर रहा हूं HNO3, तू हाइड्रोजन नहीं देगा हमारे सामने? वो दो गुंडे कौन थे? दो गुंडों का नाम था मैग्नीशियम और मैंगनीज, Mg और Mn। ये दो गुंडे जब आते हैं ना, तब इस HNO3 को हाइड्रोजन देना पड़ता है ना? तो अगर एक गुंडा है तो उसके ऊपर भी दो गुंडे हैं,
वो दो गुंडे बोल रहे हैं भाई सबके साथ तू कर लेना, बट हमारे साथ तो तुझे हाइड्रोजन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके अगले चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये मैंने अभी इस स्लाइड को लिखवाया इसलिए तुम्हें बता दिया। इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है HNO3, और इसका भी एक एक्सेप्शन है जो कि है ये दो मेटल। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन भैया। क्या हो रहा है, कहां आ गया मैं, क्या हो रहा है यहाँ, है ना। ठीक है, समझ आया, समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर मैं वो बोल दूंगा कि जूस पिला दो मौसम्बी का, मूड ऑफ है मेरा। मूड तो ऑफ होगा ही, जब तुम इतने इजी इजी चीजों को नहीं समझ पाओगे मूड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या है, ये हो गया आपका एसिड कैसे रिएक्ट करता है आपके मेटल्स के साथ। सिमिलरली आपका बेस कैसे रिएक्ट करेगा वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बेस का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये भी सेम वे में रिएक्ट करेगा, यानी ये क्या देगा, पहले एक सॉल्ट देगा और एक हाइड्रोजन देगा। ये कौन सी सॉल्ट देता है, ये देता है Na2ZNO2। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट हम इसे बोल रहे होते हैं। ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाती है। डन 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 डन, बहुत बढ़िया, है ना। तो यही होता है आपका, सेम ही प्रोसेस है। मेटल प्लस आपका अगर कोई भी बेस है, बेस अगर है तो क्या देगा, हमेशा आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन ही देगा। अगला देखते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब हम बात करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, जैसे कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3, है ना, जिंक कार्बोनेट, या फिर हम बात कर सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या है, एक प्रकार का मेटल है, और ये रहा कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अगर एक एसिड के साथ रिएक्ट करे, यानी HCl एक एसिड है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहां पर होगी बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक आपका NaCl यानी एक सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट के साथ साथ पानी बन जाएगा, और एक गैस रिलीज होगी जिस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और तुम्हें मुझे बताना है कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कैसे टेस्ट करूंगा। व्हाट इज द टेस्ट नेम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी से मुझे तुम बताओगे चैट के अंदर। बहुत बढ़िया, एकदम सही बेटा। क्या है उसका आंसर, उसका नाम होता है लाइम, लाइम वाटर टेस्ट। उसके अंदर क्या होता था आपका, हम लाइम वाटर लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को फटाफट से पास कराते थे, जादू हो गया, मिल्की हो गया, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत सही बेटा, है ना। तो ये इसका एक टेस्ट होता है। तो याद रखना, जब भी एक एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, एक सॉल्ट बनेगा, एक पानी बनेगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसका टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। बहुत बढ़िया। अब एक ऐसा सवाल मैं दिखा रहा हूं जो कि तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम्हें तुम्हारे बाकी टीचर स्कूल वाले कराते हैं नहीं कराते, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इस साल ये पेपर में आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। MCQ के अंदर ये सवाल आएगा, आने की चांसेस हैं, और बहुत सारे तुम्हारे क्लासमेट इसे गलत करके आएंगे जिनके पास अबे बैच नहीं है। मैं रियलिटी बता देता हूं, पता है क्यों, क्योंकि ये बहुत छुपा हुआ सवाल है और बच्चे इसको स्किप करके जाते हैं। देखना क्या है क्वेश्चन, ये आता है, अगर मैं लाइम वाटर लूं और उसमें से एक्सेस ऑफ CO2 को पास कराऊं तो क्या होगा। अब जैसे ही हम बोलते हैं लाइम वाटर और CO2 तो हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, यही आता है। बट ये आपका आंसर गलत है। जब हम लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बट यहीं पर ही एक गिमिक है, मिक्स है। अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करेंगे तब क्या होगा, तब देखना। अगर मैं बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करूंगा ना, तो पता है क्या बनेगा, पहले तो आपका ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, बट इसमें भी अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता जाऊंगा तो पता है आपका क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, वो मिल्की नहीं होता। यानी पहले आपका लाइम वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड डाली, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की हो गया, सफेद रंग का हो गया ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाओ, अब क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये मिल्की नहीं होता। यानी सोल्यूशन अगेन गेट क्लियर्ड, सोल्यूशन वापस से साफ हो जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आई, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ फटाफट से। तो आपकी जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर कर जाती है इस केस के अंदर, है ना। आपकी जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर कर जाएगी जब हम CO2 को एक्सेस में डालेंगे। ये बेटा वो सवाल है जो कि नहीं पता होते बच्चों को, समझ लो इनको। नहीं समझे एक बार फिर सुन लो। जब भी मैं लाइम वाटर को सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा उसके अंदर तो इट विल टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम CO2 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 देते जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में सॉल्यूबल होता है, यानी मिल्कीनेस विल डिसअपियर, सोल्यूशन वापस से क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डन। बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट को याद रखना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगली रिएक्शन, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। आपस में क्या रिश्ते हैं भैया इनके, रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया। देखो आपस में ना यहां पर होता है एसिड और बेस, अगर मैं रिएक्ट करता हूं उस रिएक्शन को मैं बोलता हूं न्यूट्रलाइज रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, तो पानी तो जरूर बनता है, पानी हर जगह बनता है, ठीक है। तो पानी बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो जैसे कि एक एग्जांपल याद रखना है, HCl और NaOH, ये है एसिड ये है बेस, रिएक्शन करा एक सॉल्ट बन गया और पानी बन गया, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट बना ना, ये सॉल्ट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देखना बेटा यहां पर मैं कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं। अगर एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कौन, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो पता है क्या बनाएंगे, ताकतवर कौन है, बेस। तो जो सॉल्ट बनेगा ना बेटा, सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट, क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट प्लस पानी, है ना। बट अगर यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ प्लस आपका वीक बेस हुआ तो कैसा बनेगा सॉल्ट, आपका सॉल्ट बनेगा कैसा बोलो, एसिडिक। आपका सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या फिर दोनों ही वीक है तो एकदम नॉर्मल बनेगा, है ना, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन। बताओ जल्दी, क्या यहां तक हमें समझ आ गया है, ऑल गुड टू गो, आगे बढ़ा जाए। फटाफट भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, अभी आगे बात करेंगे, रुक जाओ। और देखो नाम याद रखना, जैसे कि आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब है एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। जबकि अगर हम वीक बेसिस की बात करें तो जैसे आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का वीक बेस है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस अलग अलग होते हैं, है ना। बट इनमें डिफरेंस क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में क्या डिफरेंस है, वो हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। वो हम अभी आगे बात करते हैं, मेन डिफरेंस क्या है उनमें वो हम बात करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और कुछ, चैट कहां चली जाती है यार तुम्हारी, हाँ आगे आगे आगे, चलो बहुत बढ़िया, सही, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ और रिएक्शन बची है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अगर मैं एक मेटल का ऑक्साइड लूं और उसको मैं एसिड के साथ बेटा रिएक्ट कर दूं, जैसे कि एक मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, क्या आपका मेटल है कॉपर, कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो पता क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है और प्लस में पानी बनता है। अच्छा, मुझे यही सेम रिएक्शन मैंने अभी कहीं पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके अंदर क्या हुआ था, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ ओए, यहां पर ये है आपका मेटल ऑक्साइड, ये है आपका एसिड, यहां बना सॉल्ट यहां बना वाटर। तो क्या मैं इस थ्योरी से ये बोल सकता हूं कि जो मेटल ऑक्साइड है ना, इसका नेचर कैसा होगा, बताओ। अरे भाई, अगर ये एसिडिक है तो ऑब्वियस सी बात है मेटल ऑक्साइड शुड बी बेसिक इन नेचर। क्यों, बिकॉज ये एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो हो गई। अरे मूर्खो, हाँ या ना बोल, हाँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, जब एक एसिड एक बेस, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, ये बेस है। तो याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ऑल गुड, चलिए, है ना, बहुत सही, ऑल
मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट बेसिक इन नेचर। बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक ऑक्साइड होती है एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स। कुछ ऐसे मेटल की ऑक्साइड हैं जो कि दोगले हैं। दोगले क्या होता है, बोलते हैं मैं तो एसिडिक हूं, फिर बोलते हैं मैं तो बेसिक हूं, मैं तो एसिडिक हूं, मैं तो बेसिक हूं, पलटते रहते हैं दोगले। तुम्हारे कुछ दोस्तों की तरह बेटा, है ना, जैसे तुम्हारे दोस्त हैं जो कि पलट जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं घूमने चलेंगे घूमने चलेंगे घूमने आगे, नहीं यार मम्मी ने मना कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही यहां पर भी कुछ मेटल्स होते हैं जो कि एसिडिक बेसिक एसिडिक खेलते रहते हैं, बट मेनली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। चलिए बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस। देखो अगर मैं एक नॉन मेटल ऑक्साइड को लूं, किसको लूं मैं, अब मैं लूं एक नॉन मेटल ऑक्साइड को, ठीक है, जैसे तुम यहां पर देख सकते हो ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या है, ऑक्सीजन, तो ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर मैं एक बेस के साथ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा, है ना, तो अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कराऊं तो पता है क्या बन रहा है, यहां पर भी एक सॉल्ट बन गया और एक पानी बन गया। सॉल्ट और पानी बनता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, मुझे पता है ये तो मेरा बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा एसिड होना चाहिए। और इसी कंक्लूजन पे मैं आया कि ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट, बोलो, एसिडिक इन नेचर, हां या फिर ना। चमका, चमका, समझ आया, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाँ जी सही। तो ये आपके नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक पूरी की पूरी टेबल है, ये टेबल आपके रिवीजन पर्पस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को जब भी तुम रिवाइज करो तो देख लिया करना, इसके अंदर सारी रिएक्शन है कि मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, ठीक है, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या बनाएंगे। तो एक टेबल है, ये टेबल तुम्हारे जो अभी मैंने पूरी रिएक्शंस बताई वो एक टेबल के अंदर समराइज मैंने यहां पर ऐसे कर रखी है। तो जब भी तुम रिवीजन करो तो इस समरी को उठाना, समरी को रीड करना, पूरी की पूरी रिएक्शन एक ही समरी में डन हो जाएंगे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से तुम रिवाइज कर सकते हो। ऐसा सेम बेसिस के लिए भी बना है कि बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे करते हैं। ये एक टेबल उठाई, इसको पढ़ा और आपका काम खत्म, आपका काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, अपने पास सारे टूल है, हथियार है। देखो बेटा गन अपनी लोडेड है, अपने पास सारे हथियार है, पर तुम्हें चलाने आने चाहिए, चलाने आने, अरे भाई जंग पे नहीं जाना है, एग्जाम देने जाना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अपने पास हथियार सारे हैं, अब तुम्हें सीखना है कि कौन से वेपन को कहां यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब तुम सोच रहे हो कि भैया इतने सारे नोट्स हैं कहां से पढ़ना है, क्या, तुम एकदम सोच के चलो कि तुम्हें कहां से क्या पढ़ना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी रिवाइज करो, नोट्स उठाए, प्रिंट करवाई लिए होंगे, अभी तक प्रिंट नहीं कराए तो करवा लेना, है ना, या फिर तुमने लिख रखे होंगे नोट्स, उनको उठाओ और साथ साथ में बस अंडरलाइन करते चलो। बार बार बोला है नोट्स मत बनाया करो, साथ साथ में परेशान हो जाओगे। ये क्रैश कोर्स है, लॉन्ग जब हम शुरू से पढ़ा रहे हैं ना अप्रैल से, उसमें मैंने बोला था खुद ने कि नोट्स बनाओ, अब समय नहीं होता नोट्स बनाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अगला अपना टॉपिक है क्या, कि बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक बेस, है ना, और ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड, जो कि मैं तुम्हें बता रहा था। देखो कुछ फर्क नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कि जब पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, यानी वो ज्यादा H+ आयंस दे रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, देखना बेटा, अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और मैं बात करूं यहां पर वीक एसिड, तो फर्क कितना है, फर्क बस इतना है कि जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी वो H+ आयंस को ज्यादा देते हैं, जबकि वीक एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते और वो कम H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, डिसोसिएट होने के बाद। बस इतना सा फर्क है। सेम फर्क है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है इनटू हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस में, जबकि वीक बेस वो है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, जो कि नहीं टूट पा रहा कंप्लीटली, वो आपका कहलाता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इस प्रकार से हम स्ट्रॉन्ग और वीक बेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब
एक आपका कॉन्सेप्ट आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। मान लो मेरा एसिड जो है ना, देखो समझने की कोशिश करना, दो टर्म होते हैं जो कि हम पहले चैप्टर से पढ़ते भी आ रहे हैं। एक होता है आपका कंसंट्रेटेड, है ना, कंसंट्रेटेड। एक होता है आपका डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड क्या होता है बेटा और कंसंट्रेटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड होती हैं जिनके अंदर क्या है, पूरी की पूरी एसिड है, पानी नहीं है उनके अंदर। डाइल्यूटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनके अंदर वाटर मिक्स्ड होता है। क्यों? क्यों? ताकि वो उतनी खतरनाक ना हो। उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को रिड्यूस कराने के लिए हम उसमें पानी को मिलाते हैं। तो डाइल्यूशन क्या हुआ, एक डेफिनेशन यहां पर लिखी भी होगी, मैं आपको पढ़वा भी देता हूं। डाइल्यूशन 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 कहां गया कहां गया कहां गया, मेरे हिसाब से डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इनटू एसिड, वाटर इनटू एसिड टू मेक इट्स प्रॉपर्टी लेसर, यानी उस प्रॉपर्टी को कम बनाने के लिए, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है उसको कम करने के लिए हम उसमें पानी को मिलाते हैं। अब यहां पर एक एमसीक्यू पेपर बन सकता है, स्टार मार्क कर लेना, कि करेक्ट मेथड, करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग। अगर मुझे किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो क्या करेक्ट वे है? क्या मैं पानी के अंदर एसिड डाल दूंगा या एसिड के अंदर पानी डाल दूंगा? क्या करूंगा आखिर में, बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या करूंगा मैं? बोलो 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 बोलो। अरे भाई मुझे डाइल्यूट करना है, या तो मैं एसिड में पानी डाल दूंगा या तो मैं पानी में एसिड कर दूंगा। क्या करूं आखिर में, किससे मैं डाइल्यूट कर पाऊंगा? तो इसका एक प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, हम कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते। हम एसिड ले क्या करते हैं, देखना बेटा, हमने क्या करा, हमने एक पानी लिया, हमने एक पानी का एक बीकर लिया। अब हमने क्या करा, उस बीकर के अंदर मैंने एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पानी के अंदर मिक्स करा। तो याद रखना, करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन इज टू ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वाटर। यानी उस पानी के अंदर जब हम बूंद बाय बूंद एसिड को गिराए जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा डाइल्यूशन कर रहे हो। क्लियर? एसिड टू वाटर, बहुत बढ़िया। यहां पर 1 नंबर 2 नंबर का सवाल बन सकता है, फिर बोल रहा हूं करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, चलिए यहां तक की पूरी कहानी समझ आ गई, तो आगे बढ़ा जाए अपने पीएच स्केल की तरफ। अब ये पीएच क्या होता है भैया, है? आपने बोला भी था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट ये होता क्या है ये तो बताओ। बता रहा हूं, रुक जाओ। देखो बेसिकली पीएच क्या होता है, बेसिकली पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि आपको यह बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक। मतलब वो एसिड या बेस को यह बताता है कि तुम कितने ताकतवर हो या फिर तुम कितने कम ताकतवर हो, वो ये डिफाइन करता है। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि ये या तो एसिड है या तो बेस है। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी एसिड कितनी ताकतवर और कौन सा बेस कितना ताकतवर, हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पीएच स्केल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रकार से आपका पीएच स्केल दिखता है, 0 से लेकर 14 तक की आपको नंबरिंग इसके अंदर दिख रही होती है। अब ध्यान से समझना, 0 से लेकर 7 तक का जो एरिया आप देख पा रहे हो, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया आप देख पा रहे हो, 7 तक इस रीडिंग में जब भी आप 7 के इस तरफ होगे तो हमेशा कैसा होगा बेटा, बोलो हमेशा कैसा होगा? अगर आप 7 के लेफ्ट साइड में मान लो एक सब्सटेंस है मेरे पास, मैं उसको पीएच स्केल से टेस्ट कर रहा हूं और पीएच स्केल पे 7 से कम का नंबर आए तो समझ लेना वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। यहां पर लिखा नहीं जा रहा, मैं यहीं लिख देता हूं, एसिडिक है। बट अगर 7 से ज्यादा आए, 7 से ज्यादा आए, ये वाला जो पूरी लाइन है, तब आप मान लेना कि आपका जो सब्सटेंस है वो बेसिक है। ठीक है, और अगर 7 आए तो न्यूट्रल है। 7 आए तो क्या है, आपका न्यूट्रल है ना? यही तो होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल 0 से 14 की रीडिंग है। 7 से कम है अगर तुम्हारा पीएच स्केल तो तुम एसिडिक हो, 7 से ज्यादा है तो तुम क्या हो, बेसिक हो। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ना स्ट्रेंथ भी बताता है। ठीक है, देखना कैसे, अगर तुम समझ लेना 0 के जितने नजदीक हो उतने ज्यादा एसिडिक हो और 14 के जितने नजदीक हो उतने ज्यादा बेसिक हो। मैंने 2 लाइनें बोली हैं बस। मैंने क्या बोला, मैंने पहली लाइन तो ये बोली बेटा कि 0 के जितने नजदीक हो उतने ज्यादा एसिडिक हो, और मैंने दूसरी लाइन बोली 14 के जितने नजदीक हो उतने बेसिक हो। बस ये 2 लाइन अपने दिमाग के अंदर डाल लो। यानी देखो,
मान लो एक सब्सटेंस है जिसकी पीएच रीडिंग आती है, ये पीएच स्केल देख लिया, आगे स्लाइड पे बढ़ू, देखो मान लो एक सब्सटेंस है जिसकी पीएच रीडिंग आई 3 और एक है जिसकी पीएच रीडिंग आई 4, और तुमसे बोला है कौन ज्यादा एसिडिक है। एक बार बताना कौन लग रहा है, पहला है दूसरा, फर्स्ट है सेकेंड, फर्स्ट है सेकेंड, जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज्यादा एसिडिक। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, जो 0 के ज्यादा नजदीक वो ज्यादा एसिडिक। 0 के नजदीक कौन है? 3 है। 0 से 3 पे जाएंगे तो 3 स्टेप चलने पड़ेंगे, 4 पे जाएंगे तो चौथा स्टेप भी चलना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा नजदीक वो ज्यादा। अच्छा, अब इन दोनों में से बेसिक कौन है ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है भैया, बेसिक है ये। क्यों? इन दोनों में से ज्यादा बेसिक है ये। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 14 के ज्यादा नजदीक है, जबकि 3 जो है वो 14 से काफी दूर है ना। तो अगर 0 के ज्यादा पास है तो एसिडिक, अगर 14 के ज्यादा पास है तो बेसिक। एक और एग्जांपल लेता हूं, 3 सब्सटेंस है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। इसकी रीडिंग है 8, इसकी है 12 और इसकी है 2। आपको इन तीनों को इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में डिवाइड करना है। इंक्रीजिंग और एसिडिक ऑर्डर समझते हो ना, कि सबसे पहले तुम्हें डालना है सबसे कम एसिडिक कौन है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर, ऐसे सवाल आते हैं बेटा एमसीक्यू में। इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर, इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में एक बार डाल दो इन सबको, फिर समझते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, इंक्रीजिंग एसिड ऑर्डर का मतलब है सबसे कम एसिडिक कौन है, जो कि 14 के ज्यादा न। भाई जो 0 से ज्यादा दूर है वो सबसे कम एसिडिक। सबसे ज्यादा 0 से दूर कौन है? ये है सबसे दूर। तो यानी बी जो है वो सबसे कम है एसिडिक। फिर उससे ज्यादा कौन है? उससे ज्यादा है ये, तो फिर है ए और फिर है सी, यानी बी ए सी। जिन जिन ने बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी लिखा है, ऑल गुड, एकदम बढ़िया। 12 8 2, बहुत सही, बहुत सही है ना। बी ए सी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं पेपर के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पीएच स्केल पे ऐसा एक न्यूमेरिकल आपके पेपर के अंदर दिखने की चांसेस बहुत ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, डन है क्या? जल्दी बताओ, डन है क्या? बताओ। ओके जी। अब यहां पर जो पीएच जो है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ के अंदर? यहां पर भी पेपर के अंदर बेटा सवाल दिख सकता है 1 2 3 नंबर के अंदर, है ना। 1 2 3 जो आपके जो ब्रैकेट होते हैं पेपर के क्वेश्चन वाले, उनके अंदर यहां से भी सवाल आ सकता है, लॉजिकल सवाल। यहां पर ना 2-3 चीजें हैं जो कि तुम्हें समझनी है। जैसे कि पीएच का बहुत बड़ा रोल है आपके डाइजेशन के अंदर। तुम्हें पता है जो हमारा पेट है ना, पेट, उसके अंदर एक एसिड होती है, कौन सी होती है? HCl होती है, हमें पता है। उसकी वजह से हमारे जो पेट का जो पीएच होता है ना, वो पता है कितना होता है? 1 2 3, यानी 1 से लेकर 3 के बीच में मेरे पेट का पीएच है। इतना ज्यादा एसिडिक क्यों है? बिकॉज हम खाना खाते हैं, जर्म्स आते हैं, जर्म्स तो मारने पड़ेंगे ना यार। जर्म्स अगर जिंदा रह जाएंगे तो भैया जिंदगी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से डाइजेशन में बहुत जरूरी है। अगला, सॉइल। सॉइल जो है ना, उसको थोड़ा बेसिक टाइप, सॉइल जो होती है आपकी मिट्टी, उसको ना बेसिक नेचर चाहिए होता है। अगर सॉइल आपका एसिडिक है ना, तो आपके पेड़ पौधे अच्छी तरीके से नहीं उग पाते। तो सॉइल को बेसिकली 6.3 से 7.3 के बीच का पीएच चाहिए होता है ना। इस पे एक बार ना एक बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आया था? देयर इज अ सॉइल जिसपे आपके प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे थे। तो फार्मर ने क्या करा? फार्मर ने उसके अंदर क्या करा? कुछ चीज डाली, है ना। उस चीज का नाम था एक्स। ठीक है, फार्मर ने उसके अंदर एक चीज डाली एक्स। तो ये बताओ फार्मर ने क्या चीज डाली होगी और उसकी प्रॉपर्टी क्या रही होगी? क्यों नहीं उग पा रहे थे? क्योंकि सॉल्ट जो आपका सॉइल था वो एसिडिक था। फार्मर ने क्या डाला होगा? एक बेस डाला होगा। बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? बेस ने क्या करा होगा? उसके पीएच को इंक्रीज करा होगा, जिसकी वजह से आपका सॉइल जो है वो सही हो गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, याद रखना। जैसे यहां पर दे भी रखा है, लाइम इज एडिड टू एसिडिक सॉइल। लाइम एक प्रकार का क्या है? आपका बेस ही होता है, जो कि कहां डाला जाता है? जो आपके एसिडिक जो सॉल्ट होते हैं उसके अंदर जोड़ा जाता है, डाला जाता है। लाइम है ना, लाइम जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो डाला जाता है एसिडिक सॉइल्स के अंदर। ठीक है, जल्दी बताओ। डन। उसके अलावा
अगर आपका जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया ना, तो उसको फिर वापस से एसिडिक भी बनाया जाता है। उसके अंदर हम गिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं? गिप्सम। गिप्सम क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। इसी चैप्टर के अंदर अभी हम पढ़ेंगे गिप्सम क्या होता है। ठीक है, ये हो गया सॉइल। अगला देखते हैं टूथ डीके। अब यहां पर सवाल क्या आएगा? वाई वी नीड टू ब्रश आवर टीथ डेली। क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ पीएच। जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमने ब्रश नहीं करी, अब क्या हुआ, हमारे चीजें हमारे माउथ के अंदर, तो जो पीएच होता है ना हमारे माउथ का वो बहुत लो हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और उस एसिडिक पीएच की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स हमारे माउथ के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमारे दांत को खराब कर रहे होते हैं, टूथ को डीके कर रहे होते हैं। बट जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे टूथपेस्ट के अंदर क्या है? नमक नहीं, बेस है। टूथपेस्ट के अंदर होता है बेस। तो बेस और एसिड आपस में मिलते हैं और पीएच को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे माउथ का पीएच सही हो जाता है। इस वजह से बोलते हैं 2 बार ब्रश कर लिया करो। ठीक है, एक बार करके खुश हो जाते हैं लोग, 2 बार भाई कर लिया करो, 2 बार कर लिया करो प्लीज, है ना। तो इस वजह से हमें क्या है, इस वजह से हमें ब्रश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लड। ब्लड जो है आपका बेटा, ब्लड का पीएच क्या होता है? ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7 टू 7.8, 7 टू 7.8, यानी थोड़ा एसिडिक साइड पे होता है, वो थोड़ी बेसिक साइड पे होता है, एसिडिक नहीं, थोड़ा सा बेसिक साइड पे होता है ना। अगर ये ह्यूमन ब्लड की भी रेंज हिल गई ना, अगर पीएच ब्लड का बदल गया तो हमारी बॉडीज के बहुत सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे। तो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्लांट्स होते हैं, मैंने आपको बताया, जिन सॉइल का जो पीएच है वो 7 के आसपास होता है ना, तभी आपके प्लांट्स उगते हैं, वरना उसके बिना वो नहीं उग पाते। अगला क्या है? हनी बी बाइट रेमेडी। कभी मधुमक्खी काटी है? कभी ततैया, ततैया काटा है? ततैया होता है हमारे यहाँ पे, ततैया काटा है, मेरे को काटा था। तो मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने ना वो जो घर में होता है ना आपके बेकिंग सोडा टाइप, वो लगा दिया हाथ पे और उससे सही हो गया। क्यों? क्योंकि जो बी स्टिंग होती है ना, मधुमक्खी वगैरह काटती हैं, उनमें एसिड होता है, और अगर हम बेस लगा लेंगे ना तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और आपका दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बी स्टिंग में बेटा कौन सा होता है? बी स्टिंग के अंदर कौन सी एसिड होती है? मिथेनोइक एसिड होती है, मिथेनोइक एसिड। और हम क्या करते हैं, हम ना वो लगा लेते हैं, बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, घर में सबके घर में होता है बेकिंग सोडा, वो लगा लेते हैं, वो एक बेस है। तो बस फिर हम खुश रहते हैं, है ना। डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बात है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं बेटा, मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं, मेरे टूथपेस्ट में बेस है। चलो अगला है एसिड रेन। अच्छा एसिड रेन जो होती है वो कब होती है? जब आपके जो एयर है ना बेटा, जो हवा है, हवा का जो पीएच है ना वो कम हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, यानी 5 के आसपास हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पार्टिकल आपके हवा में होते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, आपका पीएच हो जाता है 5.6 से कम। और तब क्या होती है? तब एसिड रेन होती है ना। एसिड रेन बड़ी खतरनाक होती है, और मतलब ऐसा बोला जाता है कि उससे जल वल भी जाते हैं हाथ वाथ, और हो भी जाती है, बहुत जगहों पे होती है एसिड रेन। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए, बहुत सही। अच्छा तुमने वो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करे थे क्या बेटा? वो जो मैंने तुम्हें दिए थे, कौन से क्वेश्चन दिए थे? अच्छा वो टेस्ट पेपर जो था संडे को, टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया था क्या सबने? और उसको लिख दिया पूरा का पूरा टेस्ट पेपर? जल्दी बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। सबने लिखा क्या? पेपर लिखा सबने? हम्म, नहीं किया? क्यों नहीं किया? मान नहीं रहे तुम भाई, कर लिया करो यार। तो मतलब वही है, अब मैं कब तक बोलूंगा? एक समय बाद कुछ दिनों में मैं तुमसे थक हार के मैं भी बोलना बंद कर दूंगा। पेरेंट्स वैसे ही नहीं बोल रहे हैं तुम्हारे, वो भी तुमसे परेशान हो चुके हैं। तो एक समय आ गया है कि अब तुम थोड़ा सा खुद से कर लिया करो चीजें, इनपुट आउटपुट लगा दिया करो, वरना मेहनत अगर नहीं करोगे चीजें नहीं हो पाएंगी। ये बात देखो इंटरनली ना, दिल से एक बार पूछना, और ये बात शायद तुम्हें खुद को भी मालूम है कि जब जब हम अपने दिन को यूटिलाइज नहीं करते, दिन में पूरी पढ़ाई नहीं करते ना, तो अंदर से ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। रात को जब हम सोने जाते हैं ना तो हमें पता होता है, या तो आज हमने खुद से झूठ बोला, या फिर आज
अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, हमें पता होता है जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, बट फिर भी हम डेली खुद को झुटलाते क्यों हैं, खुद को बहाने क्यों देते हैं? होता है ना, रात यार आज क्यों नहीं पढ़े, दिमाग बहाने देता है कि आज तो ये हो गया था, कल तो ये हो गया था, परसों। वो सारे बहाने हैं जो कि तुम हर रोज दे रहे हो, बट रात को जब तुम सोने जा रहे हो तुम्हें पता है कि तुमने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। तो एक बार खुद को ना रात को एक बार एनालाइज किया करो, सोचा करो क्या आज मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, आज सही तो था, पढ़ाई करी या नहीं करी, नहीं करी तो बोला करो कि नहीं यार फिर कल से करूंगा करूंगी, ये होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो डन, आ जाइए। अब बढ़ते हैं सॉल्ट की तरफ। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक टाइप का आयोनिक कंपाउंड है। भैया आयोनिक कंपाउंड ये क्या होता है, समझ नहीं आ पा रहा। आयोनिक कंपाउंड एक वो कंपाउंड है जो कि आयंस के ट्रांसफर की वजह से बनता है, जो कि तुम 9वीं क्लास के अंदर भी पढ़ते थे, बट 9वीं क्लास के अंदर तो तुम मौज मस्ती में व्यस्त थे, कोई बात नहीं। देखो बेटा, आयोनिक कंपाउंड वो है जो कि कैटायन, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयन। अच्छा, ये कैटायन आयन से याद आया, मैंने एक क्लास के अंदर, पहली क्लास शायद केमिकल, कौन सी क्लास थी, उसके अंदर मैंने कैथोड पे आपको शायद गलत चार्ज बता दिया था, है ना? तो उसमें तुम्हें पता है कैथोड और एनोड पे क्या चार्जेस होते हैं, आई गेस उसमें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, गलत भी बता दिया तुम्हें पता होगा, कैथोड एनोड में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ठीक है बेटा। यानी कैटायन जो है, जो कि आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और आपका जो एनायन जो है वो है आपका नेगेटिवली चार्ज। इन आयंस की मदद से क्या बनता है, आपका एक आयोनिक कंपाउंड बन रहा होता है। अब बात ये होती है आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयोनिक कंपाउंड की, ये भी हम अगले चैप्टर में भाई सभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि आयोनिक कंपाउंड की क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। तुम्हें बस नमक को याद रखना है। ट्रिक क्या है, नमक को याद रखो। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज याद करने के लिए सिर्फ नमक को याद करो। नमक कैसा होता है, नमक होता है सॉलिड, यानी थोड़ा हार्ड होता है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं, है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाँ या ना, ठीक है। पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, हाँ वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, बट अगर उसी नमक को तुम पेट्रोल में मिलाओगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यानी वाटर सॉल्युबल तो है, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। यानी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है सारे आयोनिक कंपाउंड्स की, है ना। नमक के एग्जांपल से याद करो, नमक कैसा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो यानी सॉलिड होता है, हार्ड होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड की, है ना। डिटेल में आगे भी इसको पढ़ लेंगे। डन, डन, बिल्कुल। गुड का एक बच्चे ने बड़ी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई, गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। कंडक्टर, नमक को अगर मोल्टन स्टेट में ला दो या फिर पानी में डिसॉल्व कर दो तो वो बिजली को पास करा देगा, बट सॉलिड फॉर्म में नहीं करवा पाएगा। कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, है ना, पानी में मिला दोगे तो कर देगा भाई, बट वैसे नहीं कर पाएगा, सॉलिड नमक में से बिजली थोड़ी ना पास हो जाएगी भाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से आपका कुछ कॉमन सॉल्ट के बारे में, डिफरेंट सॉल्ट्स पढ़ने हैं, आ जाओ। पहला है आपका कॉमन सॉल्ट जो कि आपका NaCl, जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है, एक एसिड लिया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक हमने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाते हैं, क्या अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्ट ही होता है आपका क्या, एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्ट होता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो याद रखना HCl प्लस NaOH फॉर्म्स NaCl प्लस H2O, ऐसे पढ़ा देते हैं स्कूल वाली मैडम, NaCl। बेटा वो एक तो ना आजकल मैं स्कूलों में देखता हूँ फुल अंग्रेजी में बातचीत चलती भाई, फुल अंग्रेजी में बातचीत, मैं चला जाऊं तो मुझे तो फोमो हो जाए, इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, इतनी अंग्रेजी में तो मैं, ठीक है भाई। आजकल के स्कूलों में फुल अंग्रेजी, टीचर भी एकदम अंग्रेजी में पढ़ाते भाई फुल, कि प्लीज नोट डाउन दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड या प्लीज राइट डाउन यस एंड व्हाट इज pH एंड व्हाट इज सॉल्ट। अपन को तो इंग्लिश में एक ही आता है, एक ही सेंटेंस आता है, आई बिलीव इन जस्सी भाई प्लेड वेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं है ना। चलो अब ये हो गया अपना कॉमन सॉल्ट, कैसे बनता है वो तुम्हें समझ आ गया, है ना। कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है वो समझ आ गया। अब देखना बेटा, गिब्सम पढ़ाऊंगा ना, रुक तो जा, देख
कॉमन सॉल्ट के यूजेस क्या है? एक तो आपकी कुकिंग के अंदर कॉमन सॉल्ट जो है आपका क्या है, यूज किया जाएगा, हाँ या ना, कुकिंग के अंदर। और क्या है, फूड प्रिजर्वेशन, आपके पिकल्स वगैरह के अंदर क्या है, नमक डाला जाता है ताकि फूड को प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, अगला क्या है, अगला है आपका बहुत सारे जो बर्फ होती है उसके ऊपर नमक डाला जाता है ताकि वो पिघल जाए, ताकि वो पिघल जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चे को समझ नहीं आया जोक वो वाला। अरे तुम क्रिकेट नहीं देखते ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। जस्सी भाई, आई बिलीव इन जस्सी भाई, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है। अगला, रॉ मटेरियल ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बहुत सारे कंपाउंड्स का रॉ मटेरियल होता है। सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब है अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, जो कि है आपका, ध्यान से समझ लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक ऐसा प्रकार का बेस है ना, जो कि इसका जो ये बनता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम होता है, जैसे तुम्हारे घर का नाम चिंटू मिंटू सोनू पिंटू किंटू पिंटू सब है ना, वैसे ही इसका नाम है कॉस्टिक सोडा। क्या है इसका कॉमन नेम है बेटा, याद रखना, कॉस्टिक सोडा। क्योंकि एक बार पेपर के अंदर एक सवाल आया, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। एक मेरा स्टूडेंट वो कंफ्यूज, भैया कॉस्टिक सोडा क्या होता है, आपने तो NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब पढ़ाया था। मैंने कहा कॉस्टिक सोडा उसी का ही नाम होता है यार, कंफ्यूज मत हुआ करो। ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा उसी का नाम होता है। इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। देखना बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुन लो सुन लो, ये पेपर में एक सवाल यहां से आना है, मतलब आना है। मैं 101% बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, सुन लो बात ध्यान से। यहां से एक सवाल बनना ही है, 101% की गारंटी है मेरी। ठीक है, देखो अब ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा यानी फॉर्मेशन ऑफ NaOH। हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन लेते हैं, उस सोल्यूशन को मैं बोलता हूं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता, नमक का पानी नमक का पानी, यानी NaCl प्लस H2O। ब्राइन, नमक के पानी को वैसे ही बोल देते भैया, ब्राइन नाम है भाई, ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन मैंने यहां पर मिक्स करा। यहां पर मैंने क्या करा, एक ली मैंने एनोड और एक ली मैंने कैथोड, एक ली मैंने एनोड और एक ली मैंने कैथोड। ठीक है, तो एनोड जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे क्या है आपके नेगेटिव चार्ज है। अब देखना बेटा, एनोड कैथोड बिजली को पास कराना स्टार्ट कर। अब क्या होगा, यहां पर होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्या होता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस, देखना। यहां पर एक सोल्यूशन है जिसमें NaCl और H2 है। अब ना टूटना स्टार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था पहले चैप्टर में, तो ये आपस में ना टूटना स्टार्ट होते हैं। इसकी जो गैस है ना, ये जो क्लोरीन गैस है बेटा, ये जो क्लोरीन गैस है ना, ये आपके एनोड की तरफ से बाहर एस्केप करने लगती है। और जो यहां पर हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस आपके कैथोड की तरफ से एस्केप करने लगती है। बचा कौन, बच गया आपका सोडियम। अब सोडियम और यहां से हाइड्रोक्साइड आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वो जो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो यहां पर इस तरफ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है ना। कहां पर आ जाता है, कैथोड की तरफ आ जाता है, यानी इस जगह पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। फिर बोल रहा हूं, क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। इसके अंदर बेटा क्या हुआ, वापस रिपीट कर देता हूं। हमने लिया एक सोल्यूशन जिसका नाम है ब्राइन सोल्यूशन, NaCl प्लस H2O, कैथोड एनोड लगा दी। अब याद रखना, टूटना, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा, क्लोरीन गैस विल एस्केप फ्रॉम एनोड। एनोड से अच्छा चलता हूं दुआओं में, याद रखना। कैथोड से कौन निकलेगा, कैथोड से हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के ही साइड में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। इससे हमें क्या बना, इससे हमें मिला तीन चीजें, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन चीजें हमें यहां पर मिल जाती हैं। इसकी रिएक्शन एक बार देख लो बेटा, रिएक्शन आप देख सकते हो। NaCl प्लस H2O को इलेक्ट्रिसिटी से पास करा तो क्या हुआ, NaOH बना, एक तो एक आपका Cl2 गैस बनी और एक आपकी हाइड्रोजन गैस बनी। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? अगर आई तो चैट के अंदर एक बार पी के देख लू मैं, आ जाओ। बेटा सर्दियों में नींद तो सबको आती है, सर्दियों में नींद तो सबको आती है, बट असली शेर तो वही लोग हैं, असली शेर तो वो लोग हैं जो कि कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर सके। असली शेर तो वो है। तो भाई नींद तो आएगी,
डर लगेगा, डरना नहीं, नींद आएगी, सोना नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। और आई बिलीव यार सर्दियां ना बहुत ऐसा मंथ है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है टाइम जिसमें तुम पढ़ लो बस। देखो, अब देखो इसके प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब तीनों के यूजेस हैं, कौन कौन से यूजेस हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक तो आपके जो साबुन बनते हैं उनमें काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। जबकि जो क्लोरीन गैस है ना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका काम पता है कहां होता है? ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है भाई। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपने वो देखा है स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल को क्लीन किया जाता है, वो क्लीन भी करते हैं क्लोरीन की मदद से, तो क्लोरीन उन जगहों पे भी काम आता है। तो क्लोरीन इज यूज एज डिसइंफिकेंट्स, ठीक है, यानी जितने भी चीजें होती हैं उनको साफ करने के काम आता है क्लोरीन गैस। अगला है आपका क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एज अ फ्यूल काम आता है, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, तो एज अ फ्यूल काम आता है। इन सबके प्रोडक्ट भी याद रखना और यूजेस भी याद रखना। अब पेपर में सवाल क्या आएगा वो भी आज बता रहा हूं, जिस दिन बोर्ड का पेपर देकर आओगे 20 को बोलोगे भैया सेम क्वेश्चन आया तो सुन लो। क्वेश्चन ये बोलेगा पेपर के अंदर, सेम सवाल दिखेगा कि आएगा एक्सप्लेन क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, वर्डिंग थोड़ी चेंज होगी, एक्सप्लेन क्लोर एल्कलाई प्रोसेस एंड इट्स प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है ये 3, इनके यूजेस क्या है ये, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या है, डायग्राम के साथ बनाकर आना, 4 से 5 नंबर का सवाल पेपर के अंदर दिखने वाला है। आगे बढ़ा जाए, यहां पर डन हो गया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस था। आगे बढ़े हम, ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलिए देखिए, अगला है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो मैं आपको बोल रहा था ना ब्लीचिंग पाउडर, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है बेटा नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके जी, ओके जी, बहुत बढ़िया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर। अब सुनो ये बनता कैसे, याद है अभी वो क्लोरीन गैस आई थी, हाँ, उसी क्लोरीन गैस को मैं लाइम वाटर से पास कर देता हूं। लाइम वाटर क्या है? यही होता है, इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं, स्लेट लाइम भी बोलते हैं, बताया था पहले चैप्टर में। इसमें से मैं क्लोरीन गैस को पास कर देता हूं, जैसे ही मैं पास करता जाता हूं, करते जाता हूं, करते जाता हूं, तो पता क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कब करते हैं हम? जब भी हम एक ड्राई स्लेट लाइम को लेते हैं, ड्राई स्लेट लाइम के अंदर हम क्या करते हैं, यहां पर ड्राई होता है, पानी नहीं होता, ड्राई स्लेट लाइम में से हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज व्हाट? अरे बोल दो भाई, क्या है वो है आपका एक प्रकार का क्या? अरे बोलो, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सही, यहां तक की कहानी समझ आया, मजा आया, एकदम आनंद आया, तो एक बार बता दो यार, है ना। आगे बढ़े, चलिए। तो अब इसके यूजेस क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस भी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। पहला यूज है इसका डिसइंफिकेंट्स, मैंने आपको बताया भी था कि ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, आपके पानी वानी को प्योरीफाई करने के काम आता है, वाटर प्योरिफिकेशन में। अगला क्या है? बैक्टीरिया भी मारता है, ठीक है। अगला है ब्लीचिंग एजेंट। आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज के अंदर आपके मम्मी पापा दीदी बहन भैया कोई तो गया होगा बालों में रंग करवाने, अगर गया नहीं है तो ठीक है, गए हैं तो पहले ब्लीच लगाया जाता है फिर कलर किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर यूज किया जाता है। उसके अलावा टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जो पीने वाला पानी है उसको साफ करने के लिए भी काम आता है। डन, डन। एक मिनट, तुम्हारी चैट कहां गई भाई? एक तो चैट होगा समझ नहीं आता मुझे कभी कभार ना, कहां हो चैट, दिख क्यों नहीं रहे हो मुझे? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपका क्या? ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला याद रखना, कैसे बनी वो याद रखना। अगला है आपका क्या? अगला है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक निकनेम भी है, निकनेम यानी इंपॉर्टेंट नेम है, जो कि है बेकिंग सोडा। यही जो बेकिंग सोडा है यही आपके घरों के अंदर प्रेजेंट होता है, यही है बेकिंग सोडा आपके घरों के अंदर प्रेजेंट। अच्छा, आपके घरों के अंदर बेकिंग पाउडर। अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये पढ़ाने से पहले एक होमवर्क दे रहा हूं। डिफरेंस कल तुम क्लास में लिख के लाओगे, कहीं से भी पढ़ाई करोगे, बट डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए बेकिंग सोडा और 3 डिफरेंसेस पता होने चाहिए बेकिंग पाउडर के बीच में।
ठीक है बेटा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में, जो हम घरों के बीच में यूज करते हैं वो बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप कल एक बार सर्च करके लाना, है ना, सोच के आना, कल सोच के आना, ठीक है। सुन लो अब मेरी बात। अब देखो, अरे यार तुम चैट में अभी लिखने लग जाते हो यार, रुक तो जाया करो तुम, क्या गलत लोग हो तुम, अभी 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 लिखने लग जाते हो। ठीक है, चलो देखो, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है। बनता कैसे है, याद है वो ब्राइन सोल्यूशन, हाँ ब्राइन सोल्यूशन क्या था, NaCl प्लस वाटर। हमने लिया ब्राइन सोल्यूशन, अब उस ब्राइन सोल्यूशन में से हमने क्या करा, अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया एक प्रकार का बेस ही होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है ना उसको पास करा दिया, किस किस को, हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया बेटा, ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया लिया और उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने CO2 जो है, जो गैस होती है, इसको हमने क्या करा दिया, पास करा दिया। ठीक है, क्या करा दिया, पास करा दिया। अब जब हमने इस गैस को पास कराया ना, तो पता है क्या बनता है, जैसे ही मैंने इस गैस को पास कराया तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और दूसरा हमारा बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज आर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारे हाथ में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं छी छी चले जा, इसको बोलते हैं वाव ये जरूरत है ठीक है, तो NaCO3 को हम क्या करते हैं, इसको हम रख लेते हैं अपने पास, और ये भी काम आता है बट अलग जगहों पे। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये रिएक्शन मुझे पता है थोड़ी टफ है, बट बेटा फिर भी याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, याद रखना। क्वेश्चन क्या आ सकता है पेपर के अंदर वो मैं बता देता हूं। पेपर में सवाल इस प्रकार से आ सकता है, एक कंपाउंड है, उसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस बताओ जिसके अंदर ब्राइन सोल्यूशन में से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड्स को पास किया जा रहा है। तो ऐसे घुमाकर भी सवाल आ सकते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ब्राइन सोल्यूशन NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू क्या, एक तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और एक आपका बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन हो गई, डन डन। अभी इसको इग्नोर करो, इस रिएक्शन को, इसको हम आगे बात करेंगे, नीचे वाली रिएक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसके यूजेस क्या हैं ये तुम कल देख के आओगे, बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या होते हैं। पहला ही यूज है कि बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है। बेटा वो जो तुम्हारे घर में बेकिंग पाउडर आता है ना, वो बेकिंग सोडा से ही बनता है। अब जिनको डिफरेंस नहीं पता है और जो देख के, मुझे पता है कुछ मूर्ख बच्चे तो बोलने के बाद भी देख के नहीं आएंगे, कल मुंह उठा के आ जाएंगे, अब उनको मैं बता देता हूं क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम फिर छोड़ दोगे, एग्जाम में पेपर में सवाल आ जाएगा तो तुम फिर भूल जाओगे। अभी सुन लो, बेकिंग सोडा के अंदर मैं क्या करता हूं, एडिबल एसिड मिला देता हूं। एडिबल एसिड क्या है, जिनको हम खा सकते हैं। कौन सी एसिड को हम खा सकते हैं, बहुत सारी एसिड है, उनमें से एक एसिड है जिसका नाम है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इमली में होती है ना बेटा, इमली में टार्ट्रिक एसिड जो है उसको हम लेते हैं, उसको हम मिक्स कर देते हैं बेकिंग किसके अंदर बेटा, बेकिंग सोडा के अंदर। उससे हम क्या बना लेते हैं, उससे हम बना लेते हैं बेकिंग पाउडर। तो याद रखना, बेकिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टार्ट्रिक एसिड इनटू बेकिंग सोडा। और ये भी एमसीक्यू के अंदर बेटा सवाल पूछा गया था 2 साल पहले, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला अगला क्या है आपका, और भी बहुत जगहों पे काम आता है, बेकिंग सोडा नाम में ही बेकिंग है तो बेकिंग में तो काम आएगा ही, जैसे कि आपके केक बनाने में के कामों में, तो बेकिंग वगैरह के सारे कामों में काम आता है। अगला, इट रिएक्ट एज अ एंटासिड, मैंने अभी बताया एंटासिड क्या होता है, जो एसिड को खत्म कर दे, है ना। जब भी मधुमक्खी काट जाती है तो हम क्या करते हैं, एंटासिड लगाते हैं, हम देखते हैं ओहो काट गई मधुमक्खी, चलो ठीक है, अब क्या लगा लेते हैं हम, बेकिंग पाउडर लगा लेते हैं, वो एज अ एंटासिड जो कि एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है। अगला है क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, देखो बेटा क्या होता है ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये ध्यान से सुन लो कि ये जो है ना आपका बेकिंग क्या, बेकिंग सोडा, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी काम करता है। क्यों, जब भी हीट होती है ना, जब भी आग लगती है तो वहां पर आप बेकिंग सोडा डाल दो। बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करोगे तो रिएक्शन क्या होगी, ध्यान से देखना बेटा, बेकिंग सोडा को आप हीट करोगे तो रिएक्शन होगी ये, NaCO3 टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और आग बुझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आता है ना तो क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और आग बुझ जाती है। इस वजह से इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, रिमेंबर दिस। क्या बात याद रहेगी, क्या बात याद रहेगी कि आपका ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी यूज किया जाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज आफ्टर हीटिंग क्या देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। चलिए
उसके चीजें भी समझ आ गई। आगे बढ़ा जाए। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा यानी वॉशिंग सोडा के ऊपर। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। यहां पर बेटा .10H2 है, मैंने आपको बताया था, याद करो पहले चैप्टर के अंदर FeSO4.7H2O। कलर क्या होता था, बोल दो कलर, याद करो ग्रीन। हाँ, उसी प्रकार से यहां पर 10 पानी के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं इसके साथ, ठीक है। ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका वॉशिंग सोडा, है ना। यहां पर 10 पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। कैसे बनता है, अभी याद करो, जब मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा था, जब मैंने उससे पहले मैं उसको हीट करूंगा, वो क्या देगा, Na2CO3 देगा, है ना, पानी देगा और आपका CO2 देगा, हाँ या ना। अब इस Na2CO3 को उठाऊंगा और इसके ऊपर क्या करूंगा, 10 पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दूंगा और क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। एंड दिस इज व्हाट, सुन लो, दिस इज वॉशिंग पाउडर निरमा यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा ये डन। पार्थ पूछ रहा है भैया ब्रेकअप कैसे करें, वाह, गुड क्वेश्चन बेटा, गुड क्वेश्चन। पर ब्रेकअप करने की नौबत ही क्यों आई, ब्रेकअप करने की मतलब रिवर्स साइकोलॉजी ना बेटा, ब्रेकअप करने की सिचुएशन ही क्यों आई, वो सोचो पहले तो, पढ़ ले पार्थ, चल आया, आगे बढ़ा जाए। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहां यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा यूज होता है आपके ऑब्वियसली बात है, जितने भी आपके डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपके वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है। उसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर क्या होता है वो मत देखो, अपन कार्बन कंपाउंड में ही समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हार्ड वाटर, तब हम पढ़ते हैं। अगला क्या है, यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा केमिकल बनाने के काम आता है, कंपाउंड होता है बोरेक्स, उसके बनाने के काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। उसके अलावा क्या है, इनहेंसेस डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को और बेहतरीन बनाने के भी काम आता है। तो वॉशिंग सोडा है, नाम से ही वॉशिंग है, तो जितने भी काम होंगे वो सफाई से रिलेटेड होंगे, इतना याद रखना। उसके अलावा एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, वो भी ये बना सकता है, ये कंपाउंड से बोरेक्स बनता है मतलब, ठीक है डन। ओके जी, ओके जी, चलिए ऑल गुड। भूख लग रही है, मेरे को भी लग रही है बेटा, क्या करें, अपन सब ऐसे ही हैं, है ना, भूख से मरेंगे एक दिन, इतने इतनी भूख लग जाती है रात को। कितना क्या हार्डवर्क, इतना हार्डवर्क करते ना बेटा, आप और मैं दोनों हैं। और तुम तो रजाई में बैठे हो, तुम क्या हार्डवर्क कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे खड़े हो गए इतनी ठंड में। पर अपन दोनों का हार्डवर्क है, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं बेटा ये बात को, है ना, ना तुम्हारे ना मेरे, बट अब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना इसलिए समझ रहा हूँ। रात रात तक लग के पढ़ाई कर रहे हैं अपन, वी आर डूइंग गुड, ट्रस्ट मी वी आर डूइंग गुड, और करके जाएंगे भाई, ठीक है, पूरा करके जाएंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे, पता है मुझे, ठीक है, खुद पे भरोसा, तुम पे भरोसा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो एक प्रोसेस होता है, एक आपका एक टॉपिक होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना कि 10 पानी के मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, वो जुड़ गए थे, आपने अभी देखा 10 पानी के मॉलिक्यूल जुड़ गए थे। तो वो क्या था, वो पानी के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं ना अलग से, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो याद रखना, सम सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर, यानी उनके स्ट्रक्चर में ही कुछ फिक्स नंबर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर 5 पानी के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तो इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू, बताया भी था पहले चैप्टर के अंदर, बताया भी था। तो ऐसे जब आपके पानी के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ना, तो क्या होता है, कलर बदल जाता है। जैसे ही मैंने इससे पानी के मॉलिक्यूल खींचे, तो अब इसका कलर क्या हो जाएगा, अब इसका कलर हो जाएगा आपका व्हाइट, है ना, कलर व्हाइट हो जाएगा वापस से। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, ये कलर भी देता है, क्या देता है, कलर भी देता है, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो कि है क्या, जो कि है आपका, सुनना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज गिप्सम, जिसके बारे में मैं जब से बात, अच्छा पीओ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था गिप्सम के बारे में। गिप्सम भी यही आएगा बेटा, टेंशन मत लो, मैं बोल रहा था ना गिप्सम गिप्सम गिप्सम, लास्ट में बताऊंगा, वही लास्ट है ये। देखो
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? आपके घरों के अंदर जो दीवारों में लगाई जाती है ना, आप फॉल सीलिंग कराते हो, फॉल सीलिंग तुम्हारे घर में हुई होगी, ऊपर आप देखो वो लगे होंगे फॉल सीलिंग वाले, वो जो फॉल सीलिंग है वो पीओपी की होती है। पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी COSO4 डॉट हाफ H2O। एक मिनट बेटा पानी पी लू। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या है? ये है आपका पीओपी। पीओपी क्या है? आपके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं ना घरों के, या फिर मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, मूर्ति बनते हैं, वो सब पीओपी की बनती है। अब ये पीओपी बनता कैसे है, खुद इसकी प्रोडक्शन क्या है, कैसे ये बन पा रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना बेटा कैसे बनता है ये, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुन भी लो। क्या करते हैं हम, एक कंपाउंड होता है गिप्सम। क्या है? गिप्सम। गिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? गिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O। क्या है ये? आप जो देख पा रहे हो ये है आपका गिप्सम। ठीक है, ये आपका है गिप्सम। गिप्सम को मैं हीट करता हूं। गिप्सम को मैं क्या करता हूं? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करता हूं। जब मैं इसे हीट करता हूं, कुछ पानी के मॉलिक्यूल यहां से निकलने लगते हैं, तो 1.5 पानी के मॉलिक्यूल, 1.5 पानी के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, और बचता है क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2O, एंड दैट इज व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बना? गिप्सम को हीट करने से बना। गिप्सम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मैंने क्या करा? हीट करा, और मेरा पीओपी बन चुका है। ठीक है, पीओपी जो है वो क्या बन गया है? मेरा वापस से बन चुका है। अच्छा, क्या मैं इस पीओपी को वापस से गिप्सम में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ या ना बोल। बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर। अगर ये पानी में इसको वापस दूंगा, मैं पीओपी को वापस पानी दूंगा, तो वापस से गिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके यूजेस, क्या है पीओपी के? सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के अंदर, फॉल सीलिंग के अंदर, सबके अंदर यूज होता है। पीओपी इज वाइडली यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग डेकोरेटिव एलिमेंट्स। है ना, जितने भी आप मूर्तियां मूर्तियां देखते हो सब इसी की ही बन रही होती हैं। अगला क्या है? मेडिकल कास्ट। वो प्लास्टर लगता है ना, प्लास्टर, प्लास्टर हो जाता है हाथ में, हाँ हड्डी जुड़ जाती है, प्लास्टर लगता है, वो इसी का ही बनता है भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है वो, जो तुम्हारे प्लास्टर लगता है, तो पीओपी का ही बन रहा होता है। अगला क्या है? अगला है आपका, देखना, आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सारी चीजों, मॉन्यूमेंट्स वगैरह में बनता है, वो मैं बता ही चुका हूं। आगे है डेंटल मोल्ड्स। दांतों का जो मोल्ड बनता है ना, जैसे किसी का दांत खराब हो जाता है, नया दांत लगता है, वो भी पीओपी का ही बन रहा होता है। ठीक है, तो वो भी किसका बनता है बेटा? वो भी आपके पीओपी का ही बन जाता है। क्या ये बात क्लियर है? एकदम सटीक है? जल्दी बताओ। बोलो। अगर ये यहां तक समझ आ गया है तो मुझे बताओ, पीओपी के भी यूजेस आपके समाप्त हो चुके हैं? बताओ। याद रखना, पीओपी, पीओपी देख लो क्या है, कि मैं अगर पीओपी को हीट करूं तो क्या बन जा, पीओपी बोल रहा हूं, गिप्सम को मैं हीट करूं तो पीओपी बन रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है। पानी के मॉलिक्यूल छूट गए। अगर मैं उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस से पानी दूं ना, अगर मैं इसको वापस से पानी दूं, तो वापस से बेटा क्या बना देगा? वो वापस से हमारा गिप्सम बना देगा। हाँ, क्या बना देगा? वापस से गिप्सम बना देगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है? वापस से पानी देने से वो गिप्सम बना देता है। बहुत बढ़िया, डन। चलिए, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीजें आपकी होती हैं समाप्त। आइए खेलते हैं एपीएल, अभय प्रीमियर लीग, और एनवाईक्यू भी आपको मिल चुके हैं। इस टॉपिक, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बता दिए, सॉल्ट में क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, और क्या? मेटल कार्बोनेट। क्या? मेटल, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सच बताऊं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि होता है आपका क्या? बेकिंग सोडा। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, देखना बेटा मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। एक होता है NaHCO3, और एक होता है Na2CO3। ये होता है आपका होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये है आपका क्या? सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना बेटा, ये होता है बेकिंग सोडा, और ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। तो कंफ्यूज मत होना, मैं अपने समय पर याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक फॉलो करता था, कि वॉशिंग यानी इसके पास ऑलरेडी, वॉशिंग यानी इसके पास पानी है, तो इसको पानी की जरूरत नहीं होगी। तो जहां पर H नहीं आएगा, जहां पर H नहीं आएगा, वो मेरा होगा वॉशिंग सोडा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पानी है। और जिसमें H आएगा वो होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो मैं ऐसे ट्रिक तुम जैसे भी याद करना चाहो कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, सबको मालूम है, इसमें मैं क्या ही पूछूं तुमसे?
इसमें मैं क्या ही पूछूं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किससे बनता है? अब देखो वॉशिंग सोडा आया यानी इसमें पानी पहले से है, तो ये क्या होगा? ये होगा Na2CO3.10H2O। ये है आपका वॉशिंग सोडा। किससे बनता है? ये बनता है आपके बेकिंग सोडा से। किससे बनता है बेटा? बेकिंग सोडा से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला, What is formed when zinc react with sodium hydroxide? जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एक तो सोडियम जिंकेट बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। बी। पोल नहीं दूंगा यार, टाइम लगेगा पोल में, अभी क्वेश्चंस करने हैं हमें प्रैक्टिस, तो इसलिए पोल नहीं दूंगा। पोल में वेट करना पड़ता है तुम्हारा फिर। ठीक है, चलो अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? इनमें से कौन सा तुम्हें लग रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि जीरो के ज्यादा नजदीक है। जीरो के पास कौन सा है? जीरो के पास है HCl। डन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, Na2CO3.10H2O इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? पानी के 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और इसको हम बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, निरमा है ना, वॉशिंग सोडा। बहुत बढ़िया, सी। अगला देखते हैं, अगला है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? व्हाट इज ब्राइन? तो ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड और पानी का एक सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ब्राइन। तो आंसर इज सी। बहुत बढ़िया। अगला, अगला क्या है? व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4.12H2O। अरे सभी आंसर सी है क्या? सी 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 सी, जब से देख रहा हूं सारे आंसर सी 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 मिल रहे हैं। कोई नहीं, अगला देखते हैं। What is observed when a carbon dioxide gas is passed through lime water for a long duration? मैंने बताया था, ये बार बार पूछा जा रहा है, याद रखना। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम पास करेंगे वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। अगला सवाल देखते हैं। What will be the action of following substance on litmus paper? क्या होगा सारे लिटमस पेपर का? ये भी एक क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सवाल है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखना बेटा, इस सवाल के अंदर क्या दिया है? ड्राई HCl गैस। अगर मैं एक ड्राई HCl गैस को डालूं एक लिटमस पेपर पे, तो क्या कोई कलर बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि ध्यान रखना, एसिड शो देयर प्रॉपर्टी इन वाटर। अगर पानी नहीं मिलेगा, H+ आयन डिसोसिएट नहीं होंगे और एसिड अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एसिड हो चाहे बेस हो, हमेशा प्रॉपर्टीज को कब शो करेंगे? इन वाटर। पानी के बिना अपनी प्रॉपर्टीज कोई नहीं दिखाएगा। जैसे हम होते हैं ना, हम अपनी प्रॉपर्टीज को अपने रिश्तेदारों के बीच में नहीं दिखाते हैं, बट जैसे ही रिश्तेदार चले जाते हैं, मिठाइयां कहां है मम्मी, वो मिठाइयां कहां है मम्मी, वो रिश्तेदार पैसे कितने दे गए, वो आपकी रियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगला क्या है? मॉइस्चर्ड NH3 गैस, यानी ये क्या? अमोनिया गैस। अमोनिया क्या है? एक प्रकार का बेस। तो हां बिल्कुल, अमोनिया जो है वो क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। डन। अगला देखते हैं, लेमन जूस। लेमन जूस क्या है? एक प्रकार का एसिड है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होती हैं बताओ? कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं बेटा एक प्रकार की एसिड। क्या होती है बेटा? एक प्रकार की एसिड। तो ये भी क्या करेगा? ये भी आपके ब्लू लिटमस को आपके रेड में कन्वर्ट करेगा। अगला है कर्ड। कर्ड के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, बता दिया है। अगला है सोप सोल्यूशन। सोप में क्या होता है? सोप में होता है आपके बेस। तो ये क्या करेगा? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा होगा। डन, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, ये आपको क्लियर है। अगला सवाल, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन द फॉलोइंग लिस्ट? एसिड सेपरेट दी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बीच का डिफरेंस क्या है? वो जो कि ज्यादा डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली तरीके से टूट जाए, वो स्ट्रॉन्ग। जो पार्शियली टूटे वो वीक। अब देखते हैं, कुछ एसिड है यहां पर। एक है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है सिट्रिक एसिड, एक एसिडिक एसिड, एक है नाइट्रिक एसिड, एक है फॉर्मिक एसिड, और एक है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है? बताओ भाई, कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा आपकी नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा आपकी सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। बाकी जितनी भी आपकी बच चुकी हैं वो सारी की सारी, जैसे सिट्रिक एसिड,
आपकी एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या होती है, ये सब आपकी वीक एसिड्स के अंदर काउंट की जाती है। डन, ओके जी, ओके जी। चलिए, कहां जा रहे हो, सवाल तो कर लो। वॉट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल बदल जाती है ड्यूरिंग एसिड और बेस, एसिड और बेस के अंदर जो अपनी स्मेल बदल देते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अगला सवाल क्या है, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर वर एडेड to an unknown solution A. It acquired pink color. Now another unknown solution B was added to it drop by drop and solution become colorless. Predict the nature of A and B. मैंने आपको सेम क्वेश्चन क्लास में अभी कराया कि एक कंपाउंड है A, एक है कंपाउंड B। एक में क्या हुआ, जब फिनोप्थिलीन को डाला ना तो क्या हुआ, कंपाउंड का कलर हो गया पिंक। पिंक कब होता है, जब बेसिक सोल्यूशन होता है। तो A तो होगा आपका बेसिक, है ना, और जब मैंने B डाला तो वापस से फिनोप्थिलीन कलरलेस हो गया। कब होता है, जब आपका कंपाउंड होता है एसिडिक। तो बी है आपका क्या, एसिडिक। याद रखना, ए इज बेसिक, बी इज एसिडिक। क्या ये बात यहां समझ आई? चलिए, यहां पर आज की इस सभा को करते हैं समाप्त। दिस इज योर क्वेश्चंस, जो कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, बहुत सारे सवाल जवाब करे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आपको क्या करना है, NYQs करना मत भूलना, मिस मत करना। उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तुम करोगे, नंबर तुम लाओगे, प्राउड तुम अपने पेरेंट्स को फील करवाओगे, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, NYQ कर लेना, ठीक है, बाद में रिग्रेट करोगे फिर। चलो, ऑन दिस नोट आज की इस सेशन को करते हैं समाप्त। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। कल से कौन सा चैप्टर शुरू करना है बता दो भाई, कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर दें, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर दें स्टार्ट, ठीक है, या तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करें, हाँ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ही कर लेते हैं कल से, है ना, ठीक है। चलो, तो कल से बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। या तो ह्यूमन आई करा दूं एक लेक्चर में, पर नहीं, पहले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कल से करते हैं अगले चैप्टर को। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, लव यू ऑल। कल मिलेंगे इसी समय इसी जगह, मिलते हैं कल। टेक केयर, लव यू ऑल। क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, लव यू, बाय 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 बाय, चलो बाय।